आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा चौथा चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भैया कैसे पता करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है? उसकी डिग्री जो है हमेशा 2 होगी। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया। डिग्री का मतलब होता है x की हाईएस्ट वैल्यू या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है? x की 2 दिख रही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान से सुनना, इस पे आपको ना एमसीक्यू सवाल आ जाते हैं कई बार। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो चारों में से आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो कैसे पता करेंगे? सिंपल डिग्री देखेंगे। क्या करेंगे हम? डिग्री बराबर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इज दिस क्वाड्रेटिक और नॉट? बताओ जी, बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई साहब भीड़ जो छटती है ना 80,000 से 60,000, ऐसे भीड़ छटती है, ऐसे भीड़ छटती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मैंने आपको जब इसमें लाइव सेशन हम ले रहे थे मैंने आपको तब भी बोला था क्या होता है जब हम जेई दे रहे होते हैं। हमारे मास्टर इसको हमेशा समझाते थे हमें मास्टर हमारे ये बोलते थे कि देख यार जेई में 12 लाख बच्चे बैठते हैं, पर एंड तक 2 साल के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। 11 12 में जेई की या नीट की प्रिपरेशन हो गई तो 12-18 लाख बच्चे बैठते हैं। 12-18 लाख में से एंड में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख या 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो जंग में बैठे होते हैं, बाकी सारी भीड़ छट जाती है। तो ऐसी भीड़ छटती रहेगी। अगर तेरे को तगड़े नंबर लेके आने हैं तो तेरे को एंड तक रुके रहना है। मुश्किल लग रहा है बैठे रहे, समझेगा। अरे सबको समझ में आ रहा है, तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा? इस जोश के साथ तेरे को पढ़ना है, ठीक है? मुश्किल लग रहा है, बैठे रहेंगे, समझेंगे। कई बार क्या होता है लेक्चर के बीच में ना हमें चीजें समझ में नहीं आती। मैं आपको बिल्कुल अपना एग्जांपल बताता हूं, हमेशा बच्चों को बताता हूं। मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसकी ग्रास्पिंग पावर काफी कम है। मैं देखता था क्लास में हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा। इससे मैं बहुत पैनिक होता था। फिर मैं जब घर में जाता था, जब मैं शुरू से पूरे लेक्चर को रिवाइज करता था, जैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा तो आप शुरू से इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे। कल भी मैं आपको दूंगा, परसों भी दूंगा। तो कल और परसों की क्लास में आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि यार भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया यार बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। पर जैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ही आप पूरा रिवीजन पूरा करोगे, शुरू से लेकर रिवीजन करोगे उस लेक्चर का, तो आपको लगेगा इतनी बड़ी चीज भी नहीं थी यार। मैं फालतू की इतनी टेंशन ले रहा था, मैं फालतू की इतनी टेंशन ले रही थी। मैं भी जब क्लास में बैठा होता था अपने लिए, जब मैं अपनी 11th 12th की क्लास में बैठा था, तो मेरे को लगता था क्या यार नहीं समझ में आ रहा, पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा? तो मेरी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी लो थी। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। जब मैं घर पे जाता था और जब मैं पूरा रिवीजन मारता था तब मेरे को अच्छा सब चीज समझ में आ जाती थी। तो इसलिए कभी भी ना टेंशन मत लेना। कल की क्लासेस में हम भारी क्वेश्चंस करेंगे, कल की क्लासेस में हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, तो घबराना मत, डटे रहना, एंड मोमेंट तक डटे रहना। शुरू से लेकर एंड तक रुकना है। जो बच्चा शुरू से लेकर एंड तक रुक गया वो असली लेजेंड है। वो फोड़ के आएगा एग्जाम में, क्योंकि उसने हर एक चुनौतियों से लड़ा। बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते ही छोड़ के चले जाते हैं। अरे बेकार सेशन है, बेकार सेशन है, बेकार टीचर है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। मेरी जान बैठ तो जा, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ तो ले। शुरू से लेकर एंड तक जब तू बैठेगा पढ़ेगा, तेरे को हर चीज समझ में आएगी और तू एग्जाम का हर क्वेश्चन करके आएगा। तो इस माइंडसेट के साथ कल आना। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा पहले रिवाइज करना और एंड तक लड़ना। अच्छा इसका एग्जांपल बताओ जी, इसका एग्जांपल बताओ जी। हाँ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्वाड्रेटिक है या नहीं है? क्वाड्रेटिक है या? 85% बच्चे कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है और 15% बच्चे कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है। फाइंड करते हैं, देखते हैं। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। अभी ये सॉल्व नहीं है, अभी ये तो सिर्फ लिखी हुई है। तो देखो -2x² इक्वल टू 5 - x 2x - 2/5 मल्टीप्लाई करें तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं ना, दो इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले इसको पूरे से फिर -x को पूरे से। तो 5 2 10x -2 × 2/5 वो 5 × 2/5 -5 × 2/5 -x × 2x तो -2x² -x × -2/5 तो +2/5x -2x² और -2x² कट गया तो इक्वेशन बची 0 = 10x - 2 ये 5 से 5 गया +2/5x। इस पूरी इक्वेशन में मेरे को x की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो 1 ही दिख रही है। मतलब कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है और 1 डिग्री की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक नहीं कहते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दीबाजी मत करना मेरी जान, जल्दीबाजी मत करना मेरी जान। अच्छे से पहले पूरा सॉल्व करना फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना, ठीक है? अच्छे से पूरा सॉल्व करना फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना। मैं पोल हटा देता हूं, तुम चालाकी करोगे कि भैया मैंने तो भैया गलत कर दिया था भैया, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक चेक करने का तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन को सिंपलीफाई तो कर ले, पहले क्वेश्चन को सिंपलीफाई तो कर ले। सिंपलीफाई करने के बाद जब उसकी बिल्कुल एंड फॉर्म में वो आ जाए कि इसके बाद ये कटेगी नहीं, तब देख क्या डिग्री है। अब देख डिग्री 1 है तो डिग्री 1 की इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं कहते, ठीक है? तो मोए मोए हो गया कुछ बच्चों का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीखने वाली स्टेज है यार, सीखने वाली स्टेज पे जब गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड, है ना, या फिर श्रीधराचार्य मेथड हम कहते हैं, क्योंकि जो इनके साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिराइव करा था उनका नाम श्रीधराचार्य था, तो हम वो मेथड कहते हैं। 2 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना। भाई सॉल्व करना मतलब रूट्स निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ये क्या हिल गया क्या थोड़ा सा? सही है, अच्छा वो लैपटॉप रखा है, ठीक है, ठीक है। तो 2 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो बीच वाली टर्म है इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, इनको ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि उन 2 नंबर का जो गुणा भाग है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो -5 ही बने। भाई 2 नंबर में तोड़ो कि उनका गुणा भाग करने पे तो वो -5 बने, और उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके तो 5 बने, मतलब यही बने भाई, ऐड करके यही बने, और इनको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू ये इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 बने, क्या बने 6 इंटू 1 बने, कांस्टेंट इंटू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बने। तो कोई 2 ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनको ऐड करके तो वो -5 आ जाए, जिनको ऐड करके तो -5 आ जाए क्योंकि बीच में -5 है, और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो क्या मैं देखना क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -2x -3x, क्या मैं -5x को -2x और -3x इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि -2x -3x को अगर मैं ऐड करूंगा तो -5x ही बनेगा, और अगर मैं -2 इंटू -3 करूंगा तो ये क्या होगा, माइनस तो ऐड हो जाता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पे तो वही आएगा, क्योंकि इसी को मैं तोड़ रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं ना मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट करने पे तो ऐड करने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूंगा x² और इसको मैंने ऐसे लिख दिया और +6 ऐसे का ऐसा इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या काम होगा, इसमें से जो भी कॉमन निकल रहा है बाहर निकाल लो। x कॉमन दिख रहा है बाहर निकाल लिया, x -2 माइनस इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है बाहर निकाल लो, तो x -2 इज इक्वल टू 0। आपने सही करा या गलत करा है मिडिल टर्म स्प्लिट आपको पता चल जाएगा अगर ये सेम चीज दिख रही होगी। अगर आपको दोनों जगह सेम दिख रहा होगा मतलब कि आपने सही मिडिल टर्म स्प्लिट करा है। अब क्या करो, x -2 को बाहर निकाल लो पूरा, तो x -2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, x -3 बचा इक्वल टू 0। जब भी 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे कि या तो x -2 इक्वल टू 0 होगा या फिर x -3 इक्वल टू 0 होगा। तो x -2 इक्वल टू 0 में x बराबर 2 आ जाएगा और x -3 0 में x बराबर 3 आ जाएगा। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक और एग्जांपल लेते हैं। -8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि ऐड करके तो -8x ही बने और मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 1 बन जाए। -8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि ऐड करके तो -8 बने और मल्टीप्लाई करके 16 बन जाए। क्या मैं -8 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, -4x, क्योंकि 4 और 4 ऐड करेंगे तो -8 ही बनेगा और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 बनेगा। तो मैंने क्या करा, -8x को इस तरह से लिख दिया, x² ये प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लो, जो भी कॉमन निकल रहा है कॉमन ले लिया, x -4। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 4, तो -4 और अंदर क्या बचा, x -4 इक्वल टू 0। भाई -4 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट लगाया। अब देखो इसको अगर हम खोलेंगे तो अंदर तो प्लस ही बनेगा, तो जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं और बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, हमें पता है। अब इस पूरे में से x -4 कॉमन लिया तो बचा x -4 और अंदर क्या बचा, x -4 ही। दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों को 0 कर देंगे, तो x -4 इक्वल टू 0 या फिर x -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से भी 4 और x की वैल्यू यहां से भी 4। ये होता है हमारा फैक्टराइज। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो अगर आपको रूट निकालने किसी भी इक्वेशन के, तो वो रूट्स जो होंगे वो होंगे -b + -√b² - 4ac/2a। मान लो आपसे ये नहीं हो रहा, मान लो आपको फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल लग रहा है, मान लो आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आपके लिए एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मान लो हम इस वाली इक्वेशन को लें कि x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। हमें इसी के रूट्स निकालने मान लो, तो इसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, इसके 2 रूट्स होंगे, एक तो होगा -b + √b² - 4ac/2a, और दूसरा रूट होगा, भाई एक बार प्लस लोगे क्योंकि प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो -b - √b² - 4ac/2a। ये 2 इसके रूट्स रहेंगे। ठीक है जी, ये 2 इसके रूट्स रहेंगे। तो निकालते हैं चलो। तो -b क्या है, -5, तो -5 प्लस √b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4, a क्या है 1, c क्या है 6 अपॉन में 2, a क्या है 1। तो यहां से आए -5 इज 5 प्लस 24 - 6 4 = 24, तो 24 वो 25 - 24 बन रहा है यहाँ पे, 25 6 4 = 24, तो 25 - 24 हो गया 1, और √1 क्या होता है 1 होता है, तो 5 + 1/2 तो ये हो गया 6/2, मतलब कि हो गया 3। एक रूट होगा 3, देखो एक रूट होगा 3 और दूसरा रूट यहां से निकलेगा क्या, -b मतलब -5 माइनस ऑफ √b² - 4ac मतलब 25 - 24 मतलब 1, तो -1/2 × 1, तो 6 - 1/2 मतलब कि वो 5 - 1/2, 5 - 1/2 मतलब 4/2 मतलब कि 2, तो दूसरा रूट हो गया 2।
तो आपने देखा कि अगर आप इस वाले मेथड से करो तो भी आपका सेम ही आंसर आ रहा होगा, तो भी आपका सेम ही आंसर आ रहा होगा। तो चाहे आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करो, चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो, आपका सेम आंसर आएगा। जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मुला दे रखा है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4ac है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको दुनिया वाले ना डी के नाम से पहचानते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को दुनिया वाले डी के नाम से पहचानते हैं। अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये आपका 1 आया, तो 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आपका डी पॉजिटिव है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये नेचर ऑफ रूट से आपको हमेशा सवाल देखने को मिलेगा सीबीएसई में। सीबीएसई को बहुत प्यारा है ये टॉपिक, सीबीएसई को इतना प्यार है इस टॉपिक से, हमेशा इस पे से सवाल पूछती है। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपको जब भी पूछे कि बताओ किस तरह के रूट्स होंगे, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखनी है, आपको बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखनी है। अगर वो पॉजिटिव होगी तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब 1 1 1 2 अलग अलग। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, 1 था, 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या हुए, रियल रूट्स थे और अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट थे, एक 3 1 2 है, अलग अलग है, सेम नहीं है। यहाँ पे जैसे सेम रूट्स थे 4 4 है, तो ये सेम है। तो अगर आपका जो डी है वो पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो डी अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप डी निकालोगे ना तो इक्वल टू 0 आएगा, तभी हमें रियल और इक्वल रूट्स दिखे थे। और अगर आपका डी जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है, तो रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ये आपका आंसर होगा। इससे आपको हमेशा एक ना एक सवाल हमेशा एग्जाम में दिखेगा। कल हम इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल भी कर रहे होंगे। अभी आप ये समझ लो कि आपको अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया क्या इक्वल होंगे या क्या रियल होंगे, क्या अनरियल होंगे, अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा गया है तो कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। पॉजिटिव है रियल एंड डिस्टिंक्ट, 0 है रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, ये हमारा आंसर रहेगा।